नमस्ते, आप सबका स्वागत है। कार्डियोवास्कुलर सीरीज में हम दिल में होने वाले रोग और उनके उपचार पर बात कर रहे हैं। दिल को लेकर जब कोई बात होती है या फिर हम दिल पर जब कोई आघात ले लेते हैं या हमारे दिल पर कोई आघात होता है, तो हम अपना हाथ दिल पर रख लेते हैं। दिल से जुड़े कई गीत भी होते हैं और दिल से जुड़ा आपका स्वास्थ्य भी होता है। आज हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं हैदराबाद से वन ऑफ द फाइनेस्ट हार्ट स्पेशलिस्ट और अनुभवी कार्डियक सर्जन डॉक्टर संजीव कुमार खुलबे। डॉक्टर संजीव, आपका स्वागत है। नमस्कार। डॉक्टर संजीव ने एमबीबीएस किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ यूनिवर्सिटी से 1995 में, सन 2000 में एमएस जनरल सर्जरी जीएस मेडिकल कॉलेज से और 2005 में जयपुर के सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज से कार्डियोथोरेसिक एंड वैस्कुलर सर्जरी में एमसीएच किया। डॉक्टर संजीव के पास ओवरऑल 25 वर्षों से अधिक का अनुभव है। इस समय डॉक्टर संजीव हैदराबाद के अपोलो हेल्थ सिटी हॉस्पिटल में सीनियर कंसल्टेंट कार्डियोथोरेसिक सर्जन के तौर पर अपनी सेवा दे रहे हैं। डॉक्टर संजीव, हार्ट सर्जरी में आपका एक लंबा अनुभव रहा है, तो हम पहले तो ये चाहेंगे कि हार्ट की सर्जरी में ऐसा कोई केस जो बड़ा जटिल रहा हो, जिसकी सर्जरी आपको लग रही है कि बड़ी नामुमकिन सी है और उसमें आपका एक बहुत बड़ा पार्ट रहा हो और आपको कैसा अनुभव हुआ जब वो सफलतापूर्वक आपने कर लिया हो। अगर ऐसी कोई घटना हो तो हम चाहेंगे कि शुरू करने से पहले कार्यक्रम के जरा उसके बारे में बताइए, जो रोमांचक क्षण आपके सामने आए हों। देखिए, हार्ट सर्जन के नाते आप लोगों ने बहुत सारी कविताओं कहानियों हर जगह पढ़ा होगा, भाई हम तो दिल से खेलते हैं। तो ये मूवमेंट, ये हर पेशेंट नया होता है, हर पेशेंट अपने आप में एक अलग होता है और इस तरह के रोमांच बहुत आते हैं। ओम जी बहुत अच्छा भाई इस तरह की बातें होती रहती हैं। अब ये बातें पेशेंट से रिलेटेड और ऐसी बातें मेरे ख्याल में ये मंच वो उस तरीके के डिस्कशन के लिए बहुत अच्छा नहीं है। सर एक्चुअली ये सवाल सर हमने इसलिए आपके सामने रखा कि मुझे पता है कहीं विदेश में आपने एक बड़ी अच्छी सर्जरी की थी जिसमें आपको बड़े पुरस्कार मिले थे, बड़ा आपका नाम हुआ था और कहीं मैंने भी कुछ फोटोज देखी थी जिसमें आपको वहाँ के बादशाह ने आपको बड़ा सम्मानित किया था। इसलिए हमने सोचा कि थोड़ी सी उसके बारे में आप बतावें कि किस तरह का वो केस। देखिए, इस दौरान अब हम लोग कहीं बाहर भी जाते हैं, विदेशों में भी ऑपरेट करते हैं। जैसे मैं गल्फ वगैरह में ऑपरेट करता हूँ, बहरीन में ऑपरेट करता हूँ, कभी उधर पैसिफिक कंट्रीज में भी ऑपरेट करता हूँ। तो डिपेंडिंग ये सब ऑपरेशंस होते हैं, ये सब तो इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ और बीइंग अ कार्डियक सर्जन डेफिनेटली इस तरह की बातें होती रहती हैं। चलिए, मुझे लगता है कि आप इसलिए और भी नहीं बताना चाह रहे हैं कि कहीं लोगों के अंदर डर न पैदा हो जाए। तो सर डर तो एक बहुत बड़ी चीज है और सर्जरी को लेकर वास्तव में भी लोगों के अंदर बड़ा डर होता है और जब हार्ट सर्जरी की बात आती है तो आदमी ये चाहता है कि ट्रीटमेंट का कोई और विकल्प निकल जाए लेकिन सर्जरी न करानी पड़े। तो सर इस संबंध में कुछ सवाल हैं जिनके जवाब हर कोई जानना चाहेगा, जैसे क्या हार्ट अटैक होने पर या हार्ट की समस्या होने पर सर्जरी का विकल्प एंजियोप्लास्टी जैसे अन्य तरह के उपचार कितने स्थायी और बेहतर परिणाम देते हैं। अब तक जो शोध हुए हैं धमनी रुकावट के मामले में सर्जरी और एंजियोप्लास्टी में किसे सर्वश्रेष्ठ विकल्प माना गया और क्यों माना गया? क्या आधुनिक सर्जरी की ऐसी कोई तकनीक भी है जिसमें सबसे कम चीरा लगाया जाए, दर्द कम हो, रिस्क कम हो और परिणाम बहुत अच्छे हों? तो आपने एक ही साथ में 3 क्वेश्चन किए हैं।
जी तो उनके आंसर थोड़ा क्रमवार नहीं देके थोड़ा एरेटिकली देना चाहेंगे। जी अगर हम लोग बाईपास, सबसे पहला बात आपने सबसे शुरुआत किया कि क्या आप लोगों को भय रहता है सर्जरी का। जी जी अगर हम भय स्वाभाविक। की बात करें, रिस्क, देखिए ऐसा है, अगर आप कुछ भी करने जाते हैं तो कुछ रिस्क जरूर होता है, और रिस्क के साथ जब हम रिस्क की बात करते हैं तो हम बेनिफिट की बात जरूर करते हैं। अगर हमको बेनिफिट है तो हमें रिस्क लेना चाहिए, अगर बड़ा बेनिफिट है तो बड़ा रिस्क लेना चाहिए। ये एक लाइफ का उसूल है। अब अगर हम कार्डियक सर्जरी की बात करें, हर आदमी निश्चित रूप से, देखिए ये जनरल टेंडेंसी होती है भाई, हर आदमी पेन से बचना चाहता है, हर चीज से, सब चीज जितना मिनिमल तरीके से हो जाए वो सोच के चलता है। लेकिन जब अगर हम एक्चुअल रिस्क की बात करें, अब हार्ट सर्जरी में एक्चुअल, अब बाईपास सर्जरी के लिए हम लोग आज यहाँ पे इस मंच पे उपस्थित हैं, तो बाईपास सर्जरी की बात करें तो मैं रिस्क आपको बताना चाहूंगा। आपको आश्चर्य होगा जानकर कि अगर रोड में वॉक करने में, सड़क पे चलने में जो रिस्क है आपको, उससे कहीं कम रिस्क बाईपास सर्जरी में होता है। तो एक तरीके का मिथ है, एक तरीके का भ्रम है जो समाज में फैला हुआ है। शायद इसके लिए इतना चिंता करने की जरूरत नहीं है। जी दूसरी बात, आपने बोला कि अगर हम तमाम रिसर्च और उन सब से देखें तो देखिए, जो बाईपास सर्जरी होती किस लिए है, वो है कॉर्नरी आर्टरी डिजीज, यानी जो हार्ट की धमनियां, हार्ट की आर्टरीज होती हैं, जिनकी सप्लाई, जिनमें रुकावट आने की वजह से हार्ट को प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है, जो हार्ट अटैक जैसी जो स्थिति बनती है। इसके लिए उपचार, दो तरीके के उपचार उपलब्ध हैं, यानी एक एंजियोप्लास्टी या पीटीसीए एंजियोप्लास्टी की बात होती है, और दूसरा होता है सर्जरी। दोनों ही प्रोसीजर का मकसद एक ही है, मकसद है हार्ट की जो आर्टरीज में रुकावट, वो रुकावट की वजह से जो रिजल्ट हो रहा है, यानी जो हार्ट को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिल पा रही है, उसकी ब्लड सप्लाई को इंप्रूव किया जाए। तो जब हम एंजियोप्लास्टी करते हैं तो एक अगर संतोष जी यहाँ पे हैं बैक स्टेज, तो अगर वो स्लाइड दिखाना चाहेंगे तो मैं स्लाइड को इस मूवमेंट पे दिखाना चाहूंगा। एक, नहीं नहीं, ये स्लाइड नहीं है संतोष जी, एक दूसरी स्लाइड है। चलिए कोई बात नहीं। जो हम एंजियोप्लास्टी करते हैं, हम इस हिसाब से इमेजिन करेंगे, जो हार्ट की आर्टरीज होती हैं, नहीं नहीं, ये नहीं है संतोष जी, ये बाद में आएंगी स्लाइड्स, छोड़ दीजिए। जब हार्ट की आर्टरीज में ब्लॉकेज होता है तो एंजियोप्लास्टी में जो ब्लॉकेज जहां पे होता है, जिस जगह पे रुकावट होती है, उस जगह पे स्टंट डाला जाता है। और एंजियो और जो सर्जरी की जाती है, बाईपास सर्जरी जिसको कहते हैं, उसमें उस रुकावट, जहां पे भी डिजीज दिख रही है, जिस जगह पे रुकावट है, हम लोग उसके आगे बाईपास कर देते हैं। यानी कोशिश की जाती है ऐसे एरिया में नया ग्राफ्ट डाला जाए या नया रास्ता बनाया जाए जहां पे जो स्वस्थ आर्टरी है। एक ये बात हमको हमेशा ध्यान में रखने की बात है। अब दूसरी चीज जो है, क्योंकि ये डिजीज, ये बीमारी आर्टरीज की बीमारी है, जो शरीर की किसी भी आर्टरी में हो सकती है, और ये डिजीज एक प्रोग्रेसिव डिजीज है, ये कभी भी खत्म नहीं होने वाली चीज है, इसका कोई क्योर नहीं है। जो भी प्रोसीजर किया जाता है, ये सारा प्रोसीजर जस्ट इस डिजीज के प्रोग्रेशन को स्लो डाउन करने के लिए किया जाता है। तो जब हम डिजीज एरिया में काम करेंगे, एंजियोप्लास्टी जो स्टंट उस एरिया में, डिजीज एरिया में काम करेंगे, तो दोबारा स्टंट क्लोजर होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो तमाम रिसर्च, एक ये मोटा मोटा, इट्स नॉट, इसमें बहुत सारा रिसर्च हो चुका है, बहुत सारे आर्टिकल्स आ चुके हैं, बहुत सारी स्टडीज हो चुकी हैं, और सारी स्टडीज के बाद में ये निष्कर्ष निकलता है कि सीएबीजी प्रोसीजर जो है, वो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स में, अगर पेशेंट को देखा जाए, जो एंजाइना रिलीफ के लिए और लॉन्ग टर्म लॉन्गेटिविटी के लिए सीएबीजी। लग रहा है कि हमारे डॉक्टर साहब की कनेक्टिविटी के साथ कोई इशू हो गया है। तो डॉक्टर साहब अभी बता रहे थे कि हार्ट अटैक का जो डर होता है कि उसके बाद ऑपरेशन होगा, ये डरने वाली चीज़ नहीं है। हम अगर अपना डर ये मानते हैं कि ऑपरेशन में है, तो उससे कम जोखिम, हम सड़क पे चल रहे हैं या कहीं और रास्ते में हैं, और उसमें जो जोखिम होता है तो वो जोखिम ज़्यादा होता है। और एक चीज़ और डॉक्टर साहब ने आपके सामने रखी कि हम जब एंजियोप्लास्टी करते हैं या सर्जरी, तो हम किसे बेहतर मानते हैं। तो ये दोनों ही बातें जो है
डॉक्टर साहब अभी समझा रहे थे कि किस तरीके से ये होता है, लेकिन कुछ कनेक्टिविटी का ऐसा इशू आ गया है जिसकी वजह से कि हमें लग रहा है कि, और ये टेक्निकल फॉल्ट है, तो टेक्निकल फॉल्ट में हम कुछ कर नहीं सकते हैं, हम अपनी बात को और आगे बढ़ाते हैं। तो एक बात और होती है कि हार्ट अटैक या हार्ट की समस्या होने पर सर्जरी का जो विकल्प होता है वो बेहतर माना जाता है, बेहतर परिणाम भी देता है, और शोध ये बताते हैं कि ये जो परिणाम है वो काफ़ी हद तक स्थायी होते हैं, और इनसे जो एक लाइफ की जो कहा जाता है कि लाइफ हमारी कितनी चलेगी आगे, तो ये तय हो जाता है कि अगर हम सर्जरी कराते हैं तो हमारी लाइफ काफ़ी आगे तक जाती है, जो एक औसतन माना जाता है कि 10 साल या 12 साल, उससे अधिक लाइफ होती है। दूसरी एक चीज़ और है कि अगर जो हार्ट अटैक के बाद धमनी रुकावट के मामले में जो नसों में जो रुकावट, जो अवरोध पैदा हो जाते हैं, तो उसमें ये देखा जाता है कि सर्जरी बहुत ही अच्छा विकल्प है। कहा तो यहाँ तक जाता है कि ये सर्वश्रेष्ठ विकल्प है। और एक बात जो डॉक्टर साहब ने सबसे बड़ी बात कही कि आधुनिक सर्जरी में अब हार्ट में बहुत बड़ा ऑपरेशन नहीं किया जाता है। सर्जरी बहुत ही कम स्थान ले करके एक छोटा सा छिद्र बना करके और उसके द्वारा किया जाता है। और आपको अगर आप देखें या आप महसूस करें, या जिनकी सर्जरी हो चुकी है अगर आप उनसे बात करें, तो आपको ये महसूस हो जाएगा कि उन्हें कुछ पता ही नहीं चला कि उनकी सर्जरी हुई है। बस आवश्यकता इस बात की रहती है कि हम सर्जरी के बाद जो डॉक्टरों द्वारा जो हमें बंदिशें दी जाती हैं कि हम इनका पालन करें, और किन किन चीज़ों का हम सेवन करें, किन चीज़ों के सेवन से बचें। ख़ास तौर पर हम शराब का सेवन न करें, धूम्रपान न करें, तो हमारा ये जो सर्जरी के बाद का हृदय है ये काफ़ी स्वस्थ रहता है। एक चीज़ और देखा गया कि रोबोटिक सर्जरी की बात आती है। अभी आप आगे जब हमारे डॉक्टर साहब से कनेक्टिविटी जुड़ेगी तो आप देखेंगे कि रोबोटिक सर्जरी आज के ज़माने में काफ़ी उपयोगी साबित हुई है। रोबोटिक सर्जरी ने ये स्थिति कर दी है कि लोगों को एकदम सटीक इलाज मिलता है, ऑपरेशन एकदम सटीक जगह पे किया जाता है, उसमें लेश मात्र भी कहीं भी कोई उसमें डिफेक्ट आने की संभावना नहीं रह गई है। ये जरूर डॉक्टर्स कहते हैं कि रोबोटिक सर्जरी बहुत कम जगहों पे अवेलेबल है, इसलिए ये सर्जरी थोड़ी महंगी है। तो अगर जीवन को बचाना है तो हमें ये करना होगा कि चाहे सर्जरी कितनी भी महंगी हो, हमें उसको अपने पास उसको उपयोग में लाना होगा। और जहाँ तक एंजियोप्लास्टी की बात है, एंजियोप्लास्टी भी अपने आप में एक शुरुआती दौर में, या ये कह लीजिए कि अगर आपकी नसों में आपकी एक वेन या दो वेन अगर अवरुद्ध है, उसमें रुकावट है, तो वो ज़रूर निश्चित रूप से वो हमारी आर्टरी क्लियर हो जाती है और धमनियाँ हमारी साफ हो जाती हैं और वो चलती हैं। एक तीसरा विकल्प और होता है कि अगर हम गोल्डन पीरियड में, यानी गोल्डन पीरियड का मतलब ये होता है कि अगर आपको हार्ट अटैक आया है और वो समय अगर 3 से 6 घंटे के अंदर का है और आपको ट्रीटमेंट मिल गया है, तो गोल्डन पीरियड में आपने अगर ट्रीटमेंट ले लिया है तो ये भी संभावना होती है कि आपको ना तो एंजियोप्लास्टी करानी पड़े और ना ही आपको सर्जरी करानी पड़े। मेडिसिन से ही आप स्वस्थ हो सकते हैं। ज़रूरत इस बात की है कि हम किस तरीके से अपनी दिनचर्या को चलाते हैं, हम किन किन चीज़ों को, देखिए अब डॉक्टर साहब हमारे सामने आ गए हैं, तो कुछ चीज़ें तो हमने जो पता था वो हमने आपको बताई, लेकिन टेक्निकली हमारे डॉक्टर साहब बताएंगे। डॉक्टर साहब, ये तो कनेक्टिविटी का होता है। हम आते हैं अपने दूसरे सवाल पर कि हार्ट अटैक जब होता है तो हार्ट में किस तरह की गड़बड़ी आती है
हार्ट अटैक आने पर सर्जरी की जरूरत क्यों पड़ जाती है और वो कब पड़ती है? एक सवाल और कि हार्ट अटैक होने पर क्या ओपन हार्ट सर्जरी भी करने की नौबत आ सकती है? और अ, आप आगे कहें इससे पहले जो मैंने पहले ही कहा था डर वाली बात, तो एक चीज मैं यहाँ और जोड़ूंगा कि ओपन हार्ट सर्जरी में क्या मेजर ऑपरेशन करना पड़ता है? देखिए, हार्ट की कोई भी सर्जरी हमेशा से मेजर ऑपरेशन ही हो कहलाती है। भाई, आप जी हार्ट ऐसा ऑर्गन पे ऑपरेट कर रहे हैं जो 24/7 काम कर रहा है, उस ऑर्गन पे कोई भी काम करना अपने आप में एक रिस्की है चीज है। तो हम लोग हमेशा से हार्ट सर्जरी को एक हाई रिस्क सर्जरी के अंदर में कैटेगराइज करते हैं, ये तो जी बात है ही। और आपने क्वेश्चन किया था कि आखिर हार्ट अटैक के हर पेशेंट को बाईपास सर्जरी की जरूरत पड़ती है? ऐसा बिल्कुल जी नहीं है। पहली बात, हम लोगों को एनालाइज करने की जरूरत होता है। जब हम हार्ट आर्टरीज डिफरेंट इन्वेस्टिगेशंस के द्वारा देखते हैं, हार्ट आर्टरीज में ब्लॉकेज का लेवल देखा जाता है कितना है। अगर वो सिग्निफिकेंट ब्लॉकेज है, यूजुअली सिग्निफिकेंट 70% से ज़्यादा समझा जाता है। और अगर वो ब्लॉकेज ऐसी जगह पे है जो कि एंजियोप्लास्टी के लायक नहीं है, एंजियोप्लास्टी के लिए सुटेबल नहीं है, और साथ में कोई और डिजीज लाइक डायबिटीज़ है पेशेंट को, कोई और कोमॉर्बिडिटीज़ है जिसमें लॉन्ग टर्म हमें ऐसा लगता है कि शायद मल्टीपल ब्लॉकेजेस हैं, हमें लगता है सर्जरी से ज़्यादा बेनिफिट होगा, तो सर्जरी एडवाइस की जाती है। और अच्छा डॉक्टर एक और साहब जी क्वेश्चन आपने पूछा था कि ब्लॉकेज से आखिर ऐसा क्या हो जाता है कि क्या पेशेंट में होना जी चाहिए, क्या प्रॉब्लम्स अपीयर होने लगती हैं। जब भी देखिए, जी एक सीधा सीधा एक अपने शरीर में एक बहुत सिंपल शब्दों में एक सीधा फंडा है जो हमारे हम सर से बाल से लेकर पांव तक हमारे शरीर के एक एक सेल को, एक एक बॉडी के पार्ट को ऊर्जा चाहिए, एनर्जी चाहिए काम करने के लिए, न्यूट्रिशन चाहिए। जी न्यूट्रिशन यानी ऑक्सीजन और साथ में न्यूट्रिएंट्स होना जरूरी है, चाहे वो कहीं का भी बॉडी का कोई भी पार्ट आप सोचना चाहें। तो अब बात अगर हम करें हार्ट की, तो हार्ट की आर्टरीज को भी जो 24/7 धड़क रहा है, पंपिंग कर रहा है, तो उसको भी ऊर्जा चाहिए। वो ऊर्जा यानी ऑक्सीजन कहाँ से आएगी? ऑक्सीजन आर्टरीज से आएगी। तो नेचर ने, ऊपर वाले ने ऐसा बनाया है सिस्टम, जब हार्ट से निकलता है वो एओर्टा, तो पहली ब्रांच जो निकलती है सबसे पहले हार्ट के लिए ही निकलती है। और उस ब्रांच में अगर रुकावट आ जाएगी तो हार्ट की मसल्स को ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं होगी। ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं होगी तो इससे क्या होगा, उनको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, जो वो एनर्जी चाहिए, उनको ऊर्जा चाहिए काम करने के लिए, लगातार काम करने के लिए, वो ऊर्जा नहीं मिल पाएगी। तो जब जब आपको अगर खाना नहीं दिया जाए तो आपका क्या हाल होगा, वैसा ही हाल हार्ट की मसल्स का शुरू होने लगेगा। तो जब हार्ट की मसल्स को प्रॉपर फूड नहीं मिलेगा, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, तो वो वीक हो जाएंगी। पंप वीक होने से क्या होगा, हार्ट का एक ही काम है, पंपिंग करने का काम। तो वो पंपिंग करने का काम बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो जाएगा, यानी पंपिंग पूरी तरह से डिरेंज हो जाएगी। तो जो भी आप देखें, अगर हार्ट अटैक के, अगर इन सब चीज़ों को साइंटिफिकली देखना शुरू करें, तो एक बार नस में रुकावट हुई, रुकावट से हार्ट की मसल्स में वीकनेस आई, वीकनेस से हार्ट की मसल जब कम पंपिंग करेगी, तो सारे सिम्टम्स आ जाएंगे। ब्रीदिंग डिफिकल्टी होना शुरू हो जाएगी, पेन हो सकता है, पेशेंट को शुरुआत करेगा चेस्ट में बहुत सीवियर पेन हुआ, एंजाइना हुआ, या सांस फूलने की शिकायत आ गई, कई बार हार्ट का रिदम गड़बड़ हो जाएगा। तो इस तरीके से ये डिपेंडिंग अपॉन किस ग्रेड की सीवियरिटी है और कितनी आर्टरीज में इन्वॉल्वमेंट है, तो सिम्टम्स उस हिसाब से गंभीर होते चले जाएंगे। और अगर इसको सही समय पे सही ट्रीटमेंट नहीं दिया गया, यानी वो जो ब्लॉकेज है उसको नहीं खोला गया, तो ये स्थिति जानलेवा भी साबित हो सकती है। अच्छा डॉक्टर साहब, हार्ट अटैक आने से पहले कौन से ऐसे कारण या लक्षण होते हैं जब हार्ट की सर्जरी की एडवाइस दी जाती है, और सर्जरी होनी है ये जानने के लिए आप कौन से टेस्ट कराते हैं, कौन सी जांच कराते हैं? देखिए, नॉर्मली लक्षण तो सब हार्ट अटैक के एक जनरल लक्षण जो हम साधारणतः आम आदमी जानता है। छाती में बहुत सीवियर पेन होता है, जो पेन हाथ में जा सकता है, बैक में जा सकता है, दूसरे शोल्डर में जा सकता है। तो एक एक अजीब सा अनएक्सप्लेन्ड, कई लोगों को घबराहट सी होनी शुरू हो जाती है, सांस फूलने लगती है। ये सब आम सिम्टम है। कई लोगों को एसिडिटी करके भी प्रेजेंट करता है। तो मेरे ख्याल में सिम्टम्स की बजाय देखिए, हर सिम्टम्स, ये क्वेश्चन में आपने सवाल आपका था कि किन सिम्टम से हमें लगता है कि हार्ट की सर्जरी की जरूरत है।
ऐसा जी, बिल्कुल नहीं है कि सिम्टम्स से हम सर्जरी को डायग्नोज कर सकते हैं। सिम्टम्स के बाद में जब इस तरह के सिम्टम्स होते हैं, तो डेफिनेटली ऐसे ग्रुप के लोगों को जो डायबिटिक हैं, जो हाइपरटेंसिव हैं, जिनको किडनी की प्रॉब्लम है, जो मोटापे से ग्रसित हैं, या जिनकी फैमिली हिस्ट्री है, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, इन सारे जो रिस्क फैक्टर जिन लोगों में आपको दिख रहे हैं अपने शरीर में, तो जरूर ऐसे लोगों को अलर्ट रहना चाहिए। अपना इन्वेस्टिगेशंस बीच बीच में, मैं तो कहूँगा 40 की उम्र के बाद हर आदमी को एटलीस्ट वंस इन अ ईयर हार्ट का जरूर चेकअप कराना चाहिए, सारे इन्वेस्टिगेशन चेक करके रखने चाहिए, और अगर जो रिस्क फैक्टर अब नॉर्मल हो रहा है तो उसको कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए। और हार्ट अटैक हो जाने के बाद में डेफिनेटली कुछ तरीके ऐसे हैं, जैसे हम लोग जब ईसीजी वगैरह करते हैं, हार्ट के कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं, कुछ एंजाइम लेवल को देखा जाता है कि कितना सीवियर हार्ट अटैक आया है, या हार्ट अटैक है या सिंपल चेस्ट पेन है, क्योंकि सिम्टम्स की मिक्सिंग बहुत ज़्यादा है। एको वगैरह किया जाता है, और एक अल्टीमेट टेस्ट जो कि एंजियोग्राफी होता है, कॉर्नरी एंजियोग्राम जिसको कहा जाता है, उस टेस्ट को करके ये बात को पहचाना जाता है कि हार्ट की नसों में कितनी रुकावट है। और उन रुकावट को, जैसा मैंने पहले भी कहा, अगर वो सिग्निफिकेंट है, यानी सिग्निफिकेंट को हम मानते हैं 70% से ज्यादा की रुकावट है, तो जरूर उसके लिए रीवेस्कुलराइजेशन यानी खून उस रुकावट को दूर करने का कुछ प्रोसीजर करने की जरूरत है। अब कौन सा डॉक्टर प्रोसीजर है, ये बात डिसाइड करने की है। जी, डॉक्टर साहब, अभी आपने कहा कि 40 के बाद सबको कुछ टेस्ट जरूर हार्ट के कराने चाहिए। हम चाहेंगे कि संक्षेप में ये बता दें कि लोगों को किस तरह के टेस्ट कराने चाहिए जिससे कि वो हार्ट की प्रॉब्लम के प्रति जागरूक हो जाएं या उन्हें पता चल जाए पहले ही। देखिए, एक तो जनरल वेलबींग के जो टेस्ट होते हैं, एक नॉर्मल ब्लड टेस्ट जो सीबीसी जिसको कहा जाता है, ब्लड टेस्ट करना चाहिए, सीआरपी करना चाहिए, एक ईसीजी, एक एक्सरे, एको, टीएमटी अगर कर सकते हैं तो जरूर टीएमटी करके देखना चाहिए। ये एक बेसिक टेस्ट है जो एक लिपिड प्रोफाइल कर सकते हैं। शुगर का, अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है तो जरूर शुगर का एनालिसिस बीच बीच में करते रहिए, HbA1c कराइए, या फास्टिंग पीपी शुगर का एनालिसिस करिए, क्रिएटिनिन का लेवल देखिए। ये एक जनरल वेलबींग के लिए जो टेस्ट जी, प्रिस्क्राइब की जाते हैं वो जरूर करके देखने चाहिए साल भर की, हमारा ट्रेंड क्या चल रहा है, हमारा जो हर पैरामीटर्स का ट्रेंड किस तरफ जा रहा है, उसके डॉक्टर हिसाब से साहब, आगे जी, जरूरत पड़ने पर और ज्यादा टेस्ट कराने चाहिए। एक दर्शक हैं हरीश श्रीवास्तव, उनका एक सवाल आया है कि हार्ट अटैक होने पर क्या बीपी फ्लक्चुएट कर जाता है? बिल्कुल कर सकता है। बीपी कम हो सकता है, कम ज़्यादा भी हो सकता है, कई बार ज़्यादा हार्ट बीपी होने की वजह से हार्ट अटैक हो सकता है। तो ये इट्स अ डेफिनेटली हार्ट ब्लड प्रेशर जो है एक अपने आप में एक बड़ा रिस्क फैक्टर है। अगर हरीश जी आपको अगर ब्लड प्रेशर की जैसी बीमारी है, तो आप जैसी कैटेगरी के लोगों को सतर्क रहने की ज़रूरत है। अच्छा डॉक्टर साहब, हार्ट अटैक आने से पहले शरीर कितने समय पहले कुछ संकेत देने लग जाता है कि भाई अब हम आने वाले हैं, तो यह समस्या हो सकती है? तो इसके लिए क्या कुछ संकेत होते हैं जिन्हें हम पहचान नहीं पाते हैं और फिर हम समस्या में फंस जाते हैं, तो हमें उनके ओर ध्यान देने की जरूरत है? मेरे ख्याल में संकेत की बजाय इसको इस तरह कहना चाहिए, जैसा मैंने पहले भी उल्लेख किया इस बात का, जो भी व्यक्ति इस रिस्क कैटेगरी में है, ये आप अपने आप को खुद एनालाइज करने की ज़रूरत है। आप अगर स्मोकर हैं, आपको कोई आपकी फैमिली हिस्ट्री है, आपको अपनी फैमिली में मदर फादर कोई बड़ा भाई बहन किसी को हार्ट अटैक हुआ है अपने ब्लड रिलेटिव्स में, एक ये चीज़ है। या आप शरीर से बहुत ज़्यादा मोटे हैं, इनएक्टिव हैं, ज़्यादा एक्टिविटी आपकी नहीं है, आपको डायबिटीज़ है, आपको हाइपरटेंशन है, इस तरह की बीमारियों वाले व्यक्तियों को किसी भी तरह का ऐसा ऐसा कोई भी सिम्टम जो अनकॉमन लगे, जो कि आपको नॉर्मली नहीं होता है। देखिए, बाकी चेस्ट पेन आजकल हर आदमी जानता है, छाती में दर्द हुआ तो हार्ट का पेन होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है वैसे। लेकिन फिर भी ऐसे में सतर्कता में आदमी जाके इन्वेस्टिगेट करता है, नियरेस्ट डॉक्टर को जाके मिलता है, उनसे सलाह लेता है कि भाई ये पेन मेरे चेस्ट में हो रहा है, ये हार्ट का तो नहीं है। इन सब पेनों के अलावा कोई भी आपकी एक्टिविटी में अगर आपको लगता है कुछ ऐसा चेंज आ रहा है, कुछ चीज़ नहीं कर पा रहे हैं, आप वॉक करने जा रहे हैं, रोज आप क्या कहते हैं 3 किलोमीटर वॉक करते हैं, आपको सडनली लगने लगा कि भाई मैं वॉक कर रहा हूँ आजकल 100 कदम चलता हूँ, थोड़ा सांस फूलने लगी है, तो आपको चिंता करने की जरूरत है। ये साइन हो सकता है आपकी कि आर्टरीज में ब्लॉकेजेस आ रहे हों। डॉक्टर साहब, बाईपास सर्जरी क्या होती है
और हार्ट बाईपास सर्जरी करने के कितने तरीके होते हैं, या ये बाईपास हम सर्जरी कहें कि टाइप्स ऑफ बाईपास सर्जरी, और ये सर्जरी कैसे की जाती है, इसका प्रोसेस क्या होता है, जो सामान्य आदमी को जानना चाहिए, हम उतनी ही बात करेंगे। और जी, जी। इसके साथ ही साथ हम ये भी कहेंगे कि बाईपास सर्जरी और कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग यानी CABG क्या एक ही चीज है या अलग अलग होती है, और बाईपास सर्जरी अगर किसी ने करा लिया है तो उसकी लाइफ कितने समय तक एक औसतन चलती है, मानी जाती है कितने दिन तक इस आदमी की लाइफ रहेगी। सबसे पहले लाइफ की बात करें, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। देखिए, अगर जी बाईपास सर्जरी करने के बाद में आदमी हार्ट फंक्शन वगैरह उचित समय पे सही सही तरीके से किया गया काम है, तो यूजुअली ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि लाइफ के हिसाब से कोई ऐसा मेजर चेंज आने वाला है। आदमी इनिशियली बाईपास सर्जरी के कुछ दिनों तक जरूर, कुछ वीक्स तक कुछ हम लोग रिस्ट्रिक्शंस चाहते हैं, बट इसके बाद नॉर्मल है, इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल। क्योंकि मैंने पहले भी उल्लेख किया इस बात का आपका कि ये बीमारी ऐसी है जिसका क्योर नहीं है। ये बीमारी में हम लोग को अपने प्रोग्रेशन को रोकने की कोशिश करनी है। प्रोग्रेशन को रोकने की जब बात की जाती है तो उसका मतलब है, ऐसा नहीं है कि एक बार बाईपास कर सर्जरी करा लिया तो दवा नहीं खानी है, कुछ नहीं करना है, ये सब चीजें नहीं करना है, भूल जाए हम सब कुछ। जो रिस्क जी फैक्टर है उनको डेफिनेटली अपने कंट्रोल में रखने की जरूरत हमेशा के लिए है। और अब बात करेंगे बाईपास सर्जरी, जैसा आपने वर्ड, देखिए बहुत अगर इसको एकदम साइंटिफिक बात करेंगे तो बाईपास सर्जरी, बाईपास की जहां तक बात करते हैं, तो अगर हम देखेंगे हार्ट की जितनी सर्जरी होती हैं, यूजुअली जब हम हार्ट का चैम्बर खोलते हैं, यानी किसी हार्ट में मेनली 4 चैम्बर्स होते हैं, उनको खोल के हार्ट लंग मशीन पे पेशेंट को ऑपरेट, जिसको हम बाईपास मशीन कहते हैं एक्चुअली, कार्डियोपल्मोनरी बाईपास। तो एक तरीके से ये वर्ड गलत है एक्चुअली। जो कार्डियोपल्मोनरी बाईपास को भी साइंटिफिकली हम लोग बाईपास सर्जरी ही बोलते हैं। तो जहाँ पे एक ये मशीन आपने बिल्कुल सही समय पे दिखाई है संतोष जी, ये मशीन का आप देख रहे हैं, ये कार्डियोपल्मोनरी बाईपास मशीन है। इस मशीन का काम ये होता है, हार्ट और लंग का जो भी काम है, मतलब सारी बॉडी का ब्लड एक कैनुलास के माध्यम से इस मशीन में लिया जाता है, और इस मशीन में पंप लगे होते हैं, उन पंप से इस ब्लड को ऑक्सीजनेट करके वापस बॉडी में डाल दिया जाता है। तो इससे होता यह है कि जब कोई भी प्रोसीजर हार्ट के ऊपर करना सरल हो जाता है। हार्ट का सारा डायनेमिक्स, जो हार्ट और लंग का सारा काम इस मशीन के द्वारा किया जाता है, जिस दौरान हम हार्ट की सर्जरी करते हैं। अब हम बात करेंगे इस बीमारी में, जो हम कार्डियो पर जो CABG की यानी कॉर्नरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग की बात करते हैं, ये एक दूसरा डिफरेंट टेक्निक है। इसमें ज़रूरत, अब करंटली आजकल टेक्निक थोड़ा डिफरेंट हो गई है। पहले अभी भी वैसे मैं कहूँगा बहुत सारे सर्जन्स ऐसे करते हैं कि वो हार्ट लंग मशीन पे इस ऑपरेशन को किया जाता है। इसमें जो हार्ट की नसों में रुकावट है, उस रुकावट को हम लोग बाईपास कर देते हैं। यानी उस रुकावट के, जैसे आप इसको साधारण भाषा में समझिए तो आपके अपने लखनऊ में कहीं पे बहुत सारा ट्रैफिक जाम होता है किसी चौराहे पे, तो गवर्नमेंट क्या करती है, वहाँ पे एक फ्लाईओवर बना देती है। तो वैसा ही फ्लाईओवर हम लोग भी बनाते हैं कि जहाँ पे ट्रैफिक जाम हो गया है, यानी रुकावट एकदम आ गई है, स्टेनोज्ड हो गई है आर्टरी, तो इसको बाईपास कर देते हैं। अब बाईपास किस चीज़ से किया जाता है? बाईपास दो प्रेफरेबल, इनको जो जिन चीज़ों से बाईपास किया जाता है, यानी बॉडी के ही ऑर्गन होते हैं, आर्टरीज या वेन से वो लगा दी जाती हैं। तो वो उसमें 2 तरीके की मैंने बात करी, एक आर्टरी या दूसरा वेन। अब पेशेंट के लिए जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि जब आपको अगर एक बार डायग्नोस हो गया कि आपको बाईपास सर्जरी होनी है, तो ऐसा कोई घबराने का ज़रूरत नहीं है। अपने डॉक्टर से मिलेंगे, वो आपको उचित सलाह देंगे। सारा एक बेसिक वर्कअप करने के बाद में ऑपरेशन के दौरान एक छाती में काट के ऑपरेशन होता है, ब्रेस्ट बोन को काट के, चेस्ट बोन को काट के ऑपरेशन किया जाता है। ऑपरेशन के दौरान एक लंबा 4 से 5 घंटे का सर्जरी होता है। जो कॉन्ड्यूट जिनकी बात करते हैं, जो ग्राफ्ट्स हम लोग लेते हैं, वो ग्राफ्ट्स मैंने बताया 2 तरीके के ग्राफ्ट होते हैं, एक आर्टीरियल ग्राफ्ट होते हैं, एक वीनस ग्राफ्ट होते हैं। यूजुअली आर्टीरियल ग्राफ्ट जो होते हैं वो छाती में, हमारे चेस्ट में ही दोनों तरफ, लेफ्ट और राइट दोनों तरफ आर्टरीज होती हैं, उन 2 आर्टरीज को लिया जा सकता है। हाथ की आर्टरीज को लिया जा सकता है। डिफरेंट आर्टरीज ये अवेलेबल होती हैं, जिनको सर्जन ऑपरेशन के समय में निकाल के, वहां से निकाल के हार्ट के ऊपर लगाया जा सकता है। वीनस ग्राफ्ट में यूजुअली एक बहुत बड़ी वेन होती है जो सबके पाँव में नीचे, पाँव से लेकर, सोल से लेकर ऊपर
ग्रॉइन तक आती है, जिसको सेफेनस वेन कहा जाता है, उस वेन का इस्तेमाल किया जाता है। जी। अच्छा डॉक्टर तो साहब एक ये और एक क्वेश्चन आपका रह गया, आपने बोला किस जी किस तरीके से बाईपास सर्जरी की जाती है। हाँ जी बाईपास सर्जरी करने के तरीके देखिए, एक तो पंप पे जो बाईपास सर्जरी की जाती है, यानी कार्डियोपल्मोनरी बाईपास पे जो बाईपास सर्जरी, हर सर्जरी का नाम CABG है, कॉर्नरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग। एक पंप पे कॉर्नरी आर्टरी बाईपास यानी ऑन कार्डियोपल्मोनरी बाईपास ओपन हार्ट सर्जरी। ओपन हार्ट सर्जरी यानी जब भी आप हार्ट के ऊपर ऑपरेट कर रहे हैं, दैट्स ओपन हार्ट सर्जरी। जब हार्ट के चेंबर के अंदर जा रहे हैं, वो ओपन हार्ट सर्जरी आपकी कहलाई। तो जितनी भी सर्जरीज में आप एक पंप पे गए हैं, एक तरीके से पंप पे जाके बाईपास सर्जरी की जा सकती है। पंप पे जाने पे क्या होता है कि हार्ट को हम लोग अरेस्ट कर देते हैं, हार्ट को रोक देते हैं उस दौरान जब भी हम ऑपरेशन करते हैं, तो एकदम हार्ट स्टैंड स्टिल हो जाता है, उसमें कोई ब्लड नहीं रहता, तो आप आराम से ऑपरेट कर सकते हैं। दूसरी टेक्निक है बीटिंग हार्ट सर्जरी, जहां पे हार्ट पूरे प्रोसीजर के दौरान हार्ट धड़कता रहता है, हार्ट अपना नॉर्मल एक्टिविटी जैसा धड़कन का, हार्ट का पंपिंग का काम है, पंपिंग करता रहता है। इसका मतलब उसके फंक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। उस दौरान ऐसे स्पेशल कुछ ऐसे स्टेबलाइजेशन के तरीके आते हैं, हम लोग क्योंकि क्या होता है, कॉर्नरी आर्टरीज हार्ट के सरफेस पे होती है, हार्ट के ऊपर होती है, हार्ट के चैम्बर में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ऐसे में हम लोग वो जगह आइडेंटिफाई करते हैं जहां पे हमको ग्राफ्ट लगाना है, और ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं जिनको स्टेबलाइजर कहा जाता है, जो उस हार्ट के छोटे से एरिया को स्टेबलाइज कर देते हैं, रोक देते हैं, उनका मूवमेंट कम कर देते हैं। क्योंकि जहाँ जो हार्ट ऐसा ऑर्गन आप समझ सकते हैं जो हर समय धड़क रहा हो तेजी से, उस पर अगर जब रुकेगा नहीं तो ऑपरेट करने में प्रॉब्लम होगी, तो वो छोटे एरिया को स्टेबलाइज करके वहां पे ग्राफ्ट लगा दिया जाता है। और बाकी और नई टेक्नोलॉजी जो आ गई है वो मिनिमल इन्वेजिव टेक्निक्स, यानी मिनिमल छोटे इंसिजन से, यानी छाती में जो पहले हम लोग बड़ा इंसिजन लगाते थे, इसकी बजाय छोटा इंसिजन साइड में चेस्ट में इंसिजन लगा के ऑपरेट किया जाता है। और एक और नया तरीका जो आया है, यानी रोबोट असिस्टेड मेथड आ गए हैं, रोबोट के द्वारा, रोबोट की हेल्प से, वो भी मिनिमल इन्वेजिव टेक्निक के द्वारा ही सर्जरी की जाती है। डॉक्टर साहब आपने टाइप्स ऑफ सर्जरी बता दी। हम ये चाहेंगे कि जैसे अभी मिनिमली आपने इन्वेसिव हार्ट सर्जरी की बात की, आपने बीटिंग हार्ट सर्जरी की बात की, तो हमको ये बताइए कि इनके करने से फायदे क्या अलग अलग होते हैं या एक ही तरह के फायदे होते हैं, या ये सस्ती टेक्निक है, हमारा कम पैसा लगेगा, या फिर हम ज़्यादा स्वस्थ हो जाएंगे? आखिर अलग अलग टेक्निक क्यों है? बहुत सही, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए ऐसा है, ये टेक्निक, सारी इन टेक्निक का मकसद एक ही है कि हार्ट की ब्लड सप्लाई को इम्प्रूव किया जाए। जी जो आउटकम है, अगर हम लॉन्ग टर्म आउटकम की बात करें, 1 महीने 2 महीने 6 महीने बाद के आउटकम की बात करें, तो इन सारी सर्जरीज का आउटकम सेम है। तो अब जरूरत क्यों पड़ी इन सब चीजों की? जो कन्वेंशनल मेथड है सर्जरी का, वो है छाती की ये चेस्ट बोन जो हमारे आगे की तरफ होती है, इस बोन को पूरा काट के सर्जरी की जाती है। थोड़ा पेन होता है इस जगह पे ज्यादा। तो इस जब ऐसी बात आई तो कुछ लोगों ने सोचना शुरू किया कि अब क्यों नहीं इतना बड़ा इंसिजन की जगह छोटे इंसिजन से काम चलाया जाए। तो इस वजह से मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी की डिस्कवरी हुई और ये काम शुरू हो गया। लेकिन कुछ लिमिटेशंस हैं मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी में। देखिए ये पुराना मेथड ओपन हार्ट जो अपना स्टेनोटॉमी करके चेस्ट बोन को काट के करने का, ये कन्वेंशनल और फुल प्रूफ मेथड है और सबसे ज्यादा किया हुआ तरीका है। मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी रिसेंटली शुरू हुई सर्जरी है। इसमें डेफिनेटली जब आप पेन की बात करते हैं और पेन और रिकवरी की बात करते हैं, तो मैंने कहा ना आपको, पहला मंथ जो रिकवरी का होता है वो मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी में रिकवरी थोड़ी फास्टर होती है। और डेफिनेटली जब इस तरह की चीजें आती हैं तो हम लोगों को कुछ स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स यूज करने पड़ते हैं, जो जितना भी ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट और अलग स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स यूज करेंगे तो डेफिनेटली कॉस्ट उस हिसाब से बढ़ती चली जाती है। और यही इसका नेक्स्ट स्टेप, यानी रोबोटिक सर्जरी की जब बात करते हैं, तो रोबो अपने आप में रोबो एक बड़ा एक्सपेंसिव है जो हर हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं है। तो जब उसका इस्तेमाल करेंगे तो उसके एक एक इंस्ट्रूमेंट्स का अलग अलग इस्तेमाल करने की वजह से आपका ओवरऑल एक्सपेंसेस भी डेफिनेटली बढ़ते चले जाएंगे। डॉक्टर साहब मिनिमली इन्वेसिव की अभी बात कर रहे थे हार्ट सर्जरी की, तो क्या आपके पास कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप दिखा सकते हैं? मिनिमल इन्वेजिव संतोष जी अगर दिखाना चाहेंगे तो मैं आपको कुछ एक स्लाइड्स दिखाऊंगा। ये जैसे आप देख रहे हैं, ये मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी के ये डिफरेंट पोर्ट्स लगा के इसमें
मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी में बहुत सिंपल सा चीज है, उसमें जो नॉर्मल इंसिजन मैंने बताया हम लोग चेस्ट बोन को काट के करते हैं, उस ये जैसे मिनिमल इन्वेजिव का वेन हार्वेस्टिंग के लिए पांव से वेन निकाली जाती है, तो जहां पे आप केवल टेप लगे हुए देख रहे हैं, इन टेप की जगह एक बड़ा इंसिजन होता है ऊपर से नीचे वाले टेप तक ज्वाइन किया हुआ, तो वो बड़ा इंसिजन पूरा अवॉइड हो गया। और एक मिनिमल डिफरेंट जो टेक्निक है अपना आराम से मिनिमल इन्वेजिव तरीके से वेन की हार्वेस्टिंग की जा सकती है। तो ये सब तरीके, अब इतना बड़ा इंसिजन अवॉइड हो गया तो डेफिनेटली जो पेशेंट को पहले महीने जो पेन था वो पेन अवॉइड हो गया, तो इसका एडवांटेज है बस। बाकी लॉन्ग टर्म रिजल्ट अगर कंपेयर करेंगे तो उसमें कोई बहुत कोई चेंज नहीं है। लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स सारे प्रोसीजर्स में एक ही जैसे हैं। देखिए, एक सवाल सर हम आगे लेने वाले थे, लेकिन हरीश जी अपना जवाब पा करके कुछ ज़्यादा ही लग रहा है परेशान भी हो गए हैं। वो कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब अगर रात में अटैक पड़ जाए और हॉस्पिटल 10 किलोमीटर दूर पर हो तो सुरक्षा के लिए कौन सी ऐसी दवा है जो हमें घर पर तुरंत ले लेनी चाहिए? देखिए हरीश जी, नॉर्मली ऐसा होता है ऐसी कंडीशंस में अगर आप डायग्नोज्ड केस हैं किसी भी रिस्क फैक्टर के लिए, तो जरूर आप उसको हार्ट का ही, बहुत मुश्किल है इस बात को कह पाना, लेकिन नॉर्मली क्या करते हैं हम लोग एस्पिरिन टैबलेट बोलते हैं, वो आदमी को रखनी चाहिए। अगर आप हाई रिस्क कैटेगरी में हैं तो एटलीस्ट एस्पिरिन अगर आप खा लेंगे तो वो आपकी ब्लड थिनिंग करेगा और जो भी कुछ क्लॉट्स फॉर्मेशन एक्यूटली हो रहा है उसको जरूर कंट्रोल करेगा। इसके अलावा मुझे लगता है थोड़ा पैनिक कम करने की जरूरत है, डीप ब्रीदिंग करेंगे तो इन सब चीज़ों से फायदा होगा, और डेफिनेटली ऐसे मौके पर जरूर से जरूर हॉस्पिटल ही जाना चाहिए। डॉक्टर साहब, एक चीज़ कही जाती है कि जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं या जिनके मल्टीपल ब्लॉकेज होते हैं उनके लिए बड़ा रिस्क भी होता है। तो एक जो टेक्निक हमने सुनी है लीमा रीमा, ये धमनियों के उपयोग से बाईपास सर्जरी करने की, तो ये क्या होती है लीमा रीमा वाली तकनीक? ये भी कहा जाता है कि भाई ये बाईपास सर्जरी का एक गोल्ड स्टैंडर्ड है, तो ऐसा क्यों कहा जाता है और इसकी ये सर्जरी कैसे की जाती है, कितनी सुरक्षित है, और ये सर्जरी क्या बहुत ज़्यादा खर्चीली भी है? ये भी हम थोड़ी सी बात जरूर इसमें जानेंगे। देखिए लीमा रीमा, जो लीमा और रीमा दो वर्ड यूज किए हैं आपने, लीमा यानी लेफ्ट साइड की, मैंने बताया छाती में हमारे जो चेस्ट बोन होती है, चेस्ट बोन के दोनों तरफ दो आर्टरीज चलती हैं, एक लेफ्ट साइड वाली लीमा कहलाती है यानी लेफ्ट इंटरनल मेमोरी आर्टरी, और राइट साइड वाली राइट इंटरनल मेमोरी आर्टरी कहलाती है। तो जो लीमा और रीमा दोनों को अगर जब भी हम यूज करते हैं तो लीमा, और जब हम, आपने बात की, एक और क्वेश्चन आपने किया था लॉन्गेटिविटी का कि कितने समय तक बाईपास, भाई कैसे क्या आगे की लाइफ रहेगी, तो आज की तारीख में तमाम रिसर्च से ये बात प्रूवन है कि अगर आप जो कॉन्ड्यूट यूज करते हैं, जो ग्राफ्ट यूज करते हैं, अगर वो आर्टीरियल ग्राफ्ट होंगे यानी वो आर्टरीज होंगी, तो आपको बेस्ट लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलेगा। यानी जो वीनस ग्राफ्ट होते हैं, वीनस ग्राफ्ट में कुछ ऐसे चेंजेस आते हैं, मैंने बताया ये आर्टरी, ये बीमारी खत्म होने वाली बीमारी नहीं है, ये प्रोग्रेसिव डिजीज है, तो वीनस ग्राफ्ट में ये डिजीज के जल्दी होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो इसका मतलब जो आपने ग्राफ्ट लगाया है उस ग्राफ्ट के ब्लॉकेज होने के चांसेस हैं, जबकि आर्टीरियल ग्राफ्ट लंबे समय तक पेटेंट रहता है, यानी पेटेंट रहने का मतलब वो अपना काम कर रहा है, ब्लड सप्लाई इंप्रूव कर रहा है, तो इसलिए डेफिनेटली आर्टीरियल ग्राफ्ट्स वीनस ग्राफ्ट से ज़्यादा प्रेफर किए जाते हैं। अब बात आई लीमा रीमा वाई की, ये एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें हम लोग जो लीमा लेफ्ट इंटरनल मेमोरी आर्टरी होती है, दोनों मेमोरी आर्टरीज को निकाल के रीमा को लीमा के साथ में जोड़ दिया जाता है, तो यानी वो एक तरीके से वाई बना लेता है। लीमा यहाँ से ऐसे है, लीमा उसमें वाई बना के, तो ये वाई बना लेता है, तो इस वाई से पूरे हार्ट की सारी आर्टरीज को एक साथ, एक तरीका है जिससे पूरे हार्ट को आर्टीरियल सप्लाई मिल पाती है। तो डेफिनेटली आर्टीरियल ग्राफ्ट्स हैं तो उसमें लॉन्ग टर्म पेटेंसी बेटर रहेगी, बट ये टेक्निक ये रिक्वायर्स लिटिल, थोड़ा एक्सपर्टीज की ज़रूरत होती है। अबाउट एक्सपेंसेस की बात करेंगे तो तेरे बहुत ज़्यादा कोई फर्क नहीं है। अच्छा जी, तो इसीलिए सर इसको गोल्ड स्टैंडर्ड कहा जाता है। जरूर, गोल्ड स्टैंडर्ड तो भाई देखिए आर्टीरियल ग्राफ्ट जो भी है वो बेस्ट है, चाहे आप कोई भी तरीके का आर्टीरियल ग्राफ्ट, अगर आप रीमा जो है इन सीटू लगाते हैं वैसे ही रीमा पूरी ऐसे लगा देते हैं, ये सब आर्टरी जहां जहां पे हम आर्टरीज यूज करते हैं वो डेफिनेटली बेटर है एज कंपेयर टू वेन। तो कोशिश जी, रोबोटिक सर्जरी की अगर आप जैसे अभी चर्चा भी कर रहे थे, तो रोबोटिक सर्जरी कैसे की जाती है? क्या
बहुत छोटी सी उसमें जगह बनाई जाती है, उसी से कर दिया जाता है, और कितना ये सटीक होता है। रोबोटिक सर्जरी देखिए, कॉर्नरी आर्टरी जहां हम लोग सीएबीजी की बात कर रहे हैं, इसमें रोबोटिक सर्जरी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है, और अभी फिलहाल पूरा ऑपरेशन रोबोटिक सर्जरी से नहीं किया जा सकता है। हम लोग जी रोबोट असिस्टेड सर्जरी करते हैं, यानी जब जैसा हम लोग आप अगर बैक स्टेज वो फोटो है, कुछ मैंने स्लाइड्स दी हैं, अगर दिखा सकते हैं तो अच्छा रहेगा, उससे मदद मिलेगी। तो हम लोग जैसा ये देख रही है, ये फोटो दिखा रहे हैं, जैसा ये रोबो के ऊपर काम करा जा रहा है। सर्जन जो है, ऑपरेटिंग सर्जन बाहर बैठा हुआ है, ये रोबो सिस्टम के ऊपर बैठे हुए हैं, और ये रोबो लगा हुआ है। रोबो पेशेंट के ऊपर डॉकिंग करके रोबो लगाया हुआ है और ऑपरेट कर रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी में एडवांटेज ये रोबोटिक कैमरा से दिखा जा रहा है। ये बेसिकली ये फोटो वाल्व सर्जरी का दिखाया जा रहा है। मैंने जैसा कहा, ये कॉर्नरी आर्टरी, ये सब रोबो के फोटोग्राफ्स हैं। वाइल ऑपरेटिंग, ये रोबो की डिफरेंट आर्म्स दिखाई जा रही हैं आपको, जो उन आर्म्स के द्वारा। यूजुअली रोबोटिक सर्जरी जो है कॉर्नरी आर्टरी या बाईपास सीएबीजी में बहुत सक्सेसफुल पूरा प्रोसीजर करना पॉसिबल नहीं है। तो रोबोटिक सर्जरी की जैसे मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी करते हैं, उसी तर्ज में मेमोरी की आर्टरी की हार्वेस्टिंग की जाती है। जो मेमोरी आर्टरीज होती हैं, उनको रोबो की मदद से आसानी से निकाला जा सकता है, छोटे इंसिजन के माध्यम से। तो एक बार उनको निकालने के बाद में बाकी प्रोसीजर सेम है। जब रोगी के सीने में दर्द उठता है तो कम से कम कितने घंटे पहले या फिर हार्ट अटैक के कितने देर बाद तक बाईपास सर्जरी अगर हो जाए तो ज़्यादा सक्सेस होती है, और अगर विलंब हो जाए तो हार्ट को कितना नुकसान पहुंच सकता है और क्यों? देखिए, हार्ट अटैक ऐसा प्रोसेस है, कई ज़्यादातर कंडीशंस में क्या होता है, जो हार्ट की आर्टरीज ब्लॉकेज ऑलरेडी होता है, एक क्रॉनिक प्रोसेस है। धीरे धीरे करके हार्ट में कुछ रुकावट, कुछ प्लाक डिपोजिशन होता रहता है, और सडनली किन्हीं कारणों की वजह से वहाँ पे एकदम से थ्रोम्बस आ जाता है, क्लॉट आ जाता है, जो हार्ट की आर्टरीज के जो ब्लॉकेज का जो परसेंटेज था उसको एकदम से बढ़ा देता है, और मरीज को एकदम से पेन, चेस्ट पेन और एक्यूट हार्ट अटैक, जिसको हम कहते हैं सडनली एक्यूट एमआई, हो जाता है। जी तो जो भी एक्यूट एमआई में जब भी इस तरह का सिम्टम होता है, तो एक इनिशियल थोड़ा सा 8 से 10 घंटे के पीरियड को हम गोल्डन पीरियड मानते हैं। ऐसे समय में अगर उसको रीवैस्कुलराइज कर दिया गया है तो हार्ट का मिनिमल डैमेज होगा, ऐसा माना जाता है। जो भी हार्ट की ये अब डैमेज जो है डिपेंड करता है कौन सी आर्टरी में किस जगह पे ब्लॉकेज है। अगर मेन नस में प्रॉक्सिमली जाकर मेन आर्टरी में ब्लॉकेज हो गया तो बहुत बड़ा सेगमेंट को ब्लड नहीं मिल रहा है, तो डैमेज उस हिसाब से उतना ज्यादा होगा। अब जब हम बाईपास की बात करते हैं तो यूजुअली हम लोग अवॉइड करते हैं किसी तरह का सर्जिकल प्रोसीजर करना ऐसी कंडीशंस में, क्योंकि हार्ट, इसका सीधा सीधा साधारण भाषा में समझाएं तो हार्ट जब भी इस तरह का अटैक होता है तो हार्ट कमजोर हो जाता है, यानी हार्ट का फंक्शन कम हो जाता है, हार्ट अपने आप में एडिमेटस होता है, सूजन आ जाती है हार्ट। तो ऐसी अवस्था में ऑपरेशन करना, देखिए मैंने पहले भी एक बात का जिक्र किया, हार्ट सर्जरी हमेशा से हाई रिस्क सर्जरी मानी जाती है। तो अगर हम इन रिस्क को ऑप्टिमाइज कर पाएंगे तो शायद पेशेंट को बेस्ट बेनिफिट मिलेगा। और यूजुअली एक बार अटैक आने में इमीडिएटली दूसरा अटैक आने के बहुत कम चांसेस रहते हैं, क्योंकि जब अटैक आता है तो हम इस तरह की दवाइयाँ शुरू कर देते हैं जिससे पेशेंट स्टेबलाइज हो जाता है। तो एक बार स्टेबलाइज होने के बाद में आसानी से जो भी प्रोसीजर है वो किया जा सकता है। अगर जैसे हम बाईपास की बात कर रहे हैं तो आसानी से बाईपास किया जा सकता है। नॉर्मली इस चीज़ के लिए हम लोग हफ्ते, वीक से 10 डेज वेट करते हैं कि पेशेंट स्टेबलाइज हो जाए, हर तरीके से इम्प्रूव हो जाए, और उसके बाद सर्जरी की बात की जाए। डॉक्टर साहब, एक सवाल हम ले लेते हैं। एक डॉक्टर SK श्रीवास्तव हैं, उनका एक सवाल है, हालांकि बहुत उन्होंने लंबा लिख रखा है, अभी उनका मैसेज आया है। वो, उनकी उम्र है 74 ईयर्स और 2D उन्होंने हार्ट का कराया है। उनकी रिपोर्ट जो है माइल्ड मटेरियल एनुअल कैल्किफिकेशन माइल्ड एंड, माइट्रल, जी उन्होंने गलत लिखा है, वाल्व माइल्ड क्लासिफाइड summary of finding and echocardiography diagnosis. LV is normal in size and ejection fraction number लिखा है LVH
नारवामा। नो इसका क्या? RWMA, नो RWMA होगा जी, RWMA इन्होंने लिखा है। करेक्ट, नो, इसके आगे नो लिखा है। जी, बहुत बढ़िया। उन्होंने एक हाँ, लगा दिया है। जी, जी जी। तो इसका क्या मतलब हुआ? देखिए ऐसा है, ये इनकी जैसा डॉक्टर साहब ने बताया, इनकी एज 70 प्लस एज है और जी, माइट्रल वाल्व में कैल्सिफिकेशन, एनुलर कैल्सिफिकेशन आ रहा है। यानी जो माइट्रल, भाई हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं, इन चारों चैम्बर्स में 4 वाल्व्स होते हैं। इन वाल्व्स के जो एज रिलेटेड चेंजेस वाल्व में आ रहे हैं, जिसकी वजह से वहां पे कैल्सिफिकेशन है। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, एज रिलेटेड प्रोसेस है। मेरे ख्याल में अगर इनको कोई सिम्टम नहीं है तो इनको बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब भी अगर भाई हार्ट अटैक की बात करते हैं, कॉर्नरी आर्टरी में डिजीज आती है, तो जो रीजनल वॉल RWMA यानी रीजनल वॉल मोशन एबनॉर्मलिटी, यानी जो हार्ट की मसल्स है उनकी फंक्शनिंग बताता है। तो हार्ट वॉल की जो मसल्स, जो हार्ट की मसल्स है, उनकी फंक्शनिंग नॉर्मल बता रहे हैं। यानी कि अगर वो नॉर्मल है तो ऐसा एक्सपेक्टेड है, जैसा इनका एको है, मैं तो कहूंगा इस एज पे इनका एको बहुत एक्सीलेंट है, इनको कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है। अगर रिस्क फैक्टर जो जो इनके अंदर में है, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कुछ ऐसी चीजें हैं, तो जरूर उनको कंट्रोल करके रखिए। डॉक्टर साहब एक और हम दर्शक का सवाल लेते हैं, ओमकार शर्मा। ओमकार शर्मा का ये कहना है कि डॉक्टर सर, हार्ट अटैक से बचने के लिए हम क्या टैबलेट लेते रहें? देखिए हार्ट अटैक से उनकी एज भी अभी लिख रहे हैं कि 65 ईयर्स है। बिल्कुल सही। जी, जहां जब हम हार्ट अटैक से बचने की बात करते हैं तो डेफिनेटली जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की चीजें हैं, यानी जो अगर आप में, मैंने रिस्क फैक्टर का उल्लेख किया था, अगर ये रिस्क फैक्टर आप में कोई भी रिस्क फैक्टर है, आप स्मोकर हैं, डायबिटिक हैं, हाइपरटेंशन है, आपकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, आप मोटे हैं, अगर ये सारी चीजें हैं, तो इनमें से कोई भी चीज अगर आपको, या आपकी फैमिली हिस्ट्री है आपको, और आप डेफिनेटली 65 आपका एज है, आप सीनियर एल्डरली कैटेगरी में आ गए हैं, तो ऐसे में आपको एक जनरल अपना रूटीन चेंज करना है। अगर कोई भी रिस्क फैक्टर है आपको इन सब चीजों में, इसमें तो उस रिस्क फैक्टर को तो स्ट्रिक्टली कंट्रोल करने का है, उसको कंट्रोल अच्छा। करिए। और बाकी ऐसा दवाई कुछ नहीं होती है इस काम के लिए कि इससे आप हार्ट अटैक प्रिवेंट किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, सबसे कम उम्र में अब देखा जा रहा है कि वहां भी हार्ट अटैक की समस्या होने लग गई है। पहले कहा जाता था, ये माना भी जाता है कि 40 साल के, 45 साल के ऊपर होता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? और एक सवाल इसके साथ और, कि क्या बाईपास कराने के बाद भी हार्ट अटैक दोबारा हो सकता है? और बाईपास कराने के बाद किस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं? जरा इनके बारे में बता दीजिए। देखिए आपने बिल्कुल सही कहा। आज के करंट टाइम में हम लोग ऐसा देख रहे हैं, बहुत सारे यंग लोगों में, अर्ली 40s में इनफैक्ट ऊपर, और भाई मैंने जो यंगेस्ट पेशेंट ऑपरेट किया है वो 28 साल का है, 28 ईयर्स में बाईपास जी, किया है। तो ये सब, ये इसका रीजन, क्यूमुलेटिव रीजन है, इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। भाई लाइफस्टाइल चेंज है, आज के ज़माने में आदमी, हर चीज़ चेंज हो गई है। भाई जो रिस्क फैक्टर होते हैं, स्ट्रेस लेवल बहुत हाई है, लोग जल्दी ही हर चीज़ को प्राप्त कर लेना चाहते हैं। स्पेशली यंग जनरेशन में ऐसा है कि बहुत जल्दी बहुत ऊंचा जाना जाने चाहते हैं। तो वर्क जी, रिलेटेड, आई थिंक मैं दो चीज़ों को यहाँ पे दोषी ठहराऊंगा। एक तो जो वर्क रिलेटेड स्ट्रेस है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, और दूसरा चीज़ जो फैमिली हिस्ट्री है। अगर ये दो फैक्टर्स, यंग जनरेशन में यूजुअली कोलेस्ट्रॉल नहीं देखा जा रहा है क्योंकि यंग लोग तंदुरुस्त रहते हैं, बॉडी बना के रखते हैं, शुगर इतना यूजुअली नहीं होता है, बट ये दोनों फैक्टर्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनका कंट्रोल बिल्कुल नहीं होता है उनमें, बिकॉज आप, यू कैन नॉट चेंज योर पेरेंट्स। भाई जो फैमिली हिस्ट्री है वो तो है ही, अगर आप में फैमिली हिस्ट्री है तो आपको सतर्क हो जाना है बस। तो लेकिन जो डॉक्टर आप, साहब जी, जो बाईपास ऑपरेटिव सर्जरी। बात करेंगे, इन सारे लोगों में, इन सारे हाँ, यंग लोगों में एक बहुत कॉमन चीज देखी जाती है कि हार्ट की आर्टरीज बहुत डिफ्यूजली डिजीज्ड होती है, बहुत अच्छा, ज्यादा डिजीज पाई जाती है। तो ऐसे में डेफिनेटली बाईपास अच्छा ऑप्शन रहता है। अब उसकी लॉन्गिटिविटी की बात करें तो यूजुअली ऐसे लोगों में, जो आपने लीमा रीमा वाई की बात की है, हम हमेशा प्रेफर करते हैं ऐसे लोगों में टोटल आर्टीरियल ग्राफ्टिंग करने की। कोई भी जी, किसी भी तरीके का इनको वीनस ग्राफ्ट ना लगा के आर्टीरियल ग्राफ्ट लगाया जाए, जिससे लॉन्ग टर्म पेटेंसी बनी रहे।
एक अच्छा और डॉक्टर चीज साहब, मिस हो गई, आपने बोला अटैक का, आई एम सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, हाँ नहीं नहीं जी जी कि जी बाईपास करने के बाद भी अटैक आ सकता है। बिल्कुल आ सकता है। अगर क्या कहते हैं ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। यानी जो मैंने फिर से वही बात बताऊंगा कि जो हार्ट की आर्टरीज प्रोग्रेसिव डिजीज है, इस डिजीज को कंट्रोल करने की जरूरत है, इसका प्रोग्रेशन स्लो डाउन करने की जरूरत है। अगर आप चीजों के मामले में सतर्क नहीं होंगे तो ये बीमारी बढ़ सकती है, तो इसको कंट्रोल करने की जरूरत है। डॉक्टर साहब, जब आप बाईपास सर्जरी करके हार्ट को सही कर देते हैं तो हम तो ये देखते हैं कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं हमने तो यार हार्ट सर्जरी करा ली, अब तो मेरा हार्ट एकदम ठीक हो गया है, अब किसी तरह कोई प्रॉब्लम नहीं है, और फिर वो अपनी लाइफ स्टाइल पुरानी वाली में लौट आते हैं। तो क्या ये जब सर्जरी हो जाती है और जब वेन आप जब नहीं डाल देते हैं तो फिर होना भी यही चाहिए कि हार्ट पूरी तौर पे फिर से एकदम स्वस्थ हो जाता है, कि ये बिल्कुल कितना सही सही? बात। देखिए ऐसा है, जब एक बार ये इस बात पे डिपेंड करता है जो आपका जो हार्ट अटैक या जो भी हार्ट में ब्लॉकेजेस थे उससे कितना डैमेज आपके हार्ट को हुआ है। अगर जी वो डैमेज बिल्कुल नहीं है तो डेफिनेटली बाईपास सर्जरी कराने में जब आपका हार्ट का सर्कुलेशन, जो हार्ट की मसल्स की ब्लड सप्लाई थी, वो आपने नॉर्मल रिज्यूम करने के बाद में आपको इम्प्रूवमेंट ही मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन फिर वही बात है, बिकॉज बीमारी ऐसी है, ये बीमारी प्रोग्रेसिव डिजीज है, ये बीमारी खत्म, आपने बीमारी खत्म नहीं की है, आपने बीमारी से होने वाले नुकसान को ट्रीट किया है। तो जी बीमारी तो अपने आप, अपने जो जिस वजह से आपको इतना आप स्टेज पे आ गए कि आपका 80%, 90%, 100% ब्लॉक हो गया, वो फैक्टर तो आपके में अभी भी है, आपकी बॉडी में अभी भी बना हुआ है। भाई अगर आप डायबिटीज अनकंट्रोल्ड है तो अभी भी है ना, अगर आप मोटे हैं तो अभी भी हैं। तो उस फैक्टर को कंट्रोल करने की जरूरत है। जब तक आप उस फैक्टर को कंट्रोल नहीं करेंगे, हार्ट वाइज तो ठीक है, हार्ट काम कर रहा है, लेकिन दोबारा डिजीज प्रोग्रेस कर सकती है। जहां पे आपने ग्राफ्ट लगाया है उस ग्राफ्ट के आगे भी डिजीज हो सकती है, उस ग्राफ्ट में डिजीज हो सकती है, तो बीमारी तो फैल सकती है, बीमारी तो खत्म कभी भी नहीं होगी। तो बीमारी को स्लो डाउन करने की जरूरत है इन सब चीजों के द्वारा। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज और है, जब बाईपास सर्जरी आप कर लेते हैं तो बाद में चल करके अगर फिर उसकी प्रॉब्लम आ जाती है तो उस समय आप किस सर्जरी को प्रिफर करते हैं, यानी बाईपास सर्जरी को या फिर आप ओपन हार्ट सर्जरी करते हैं? दूसरा एक सवाल और इसके साथ, कि बाईपास सर्जरी कराने के बाद योगा, जो आजकल बहुत लोग, कोई भस्त्रिका कर रहा है, कोई और भी योगा कर रहा है, तो क्या बाईपास या जो भी सर्जरी अगर करा ले रहा है तो उसको योगा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ये दो सवाल हमारे। देखिए ऐसा है, जब बाईपास सर्जरी, यूजुअली जो बाईपास की जो ग्राफ्ट जो लगाने के बाद में, अगर मान लीजिए 15, 20, 25 साल बाद पेशेंट को दोबारा प्रॉब्लम होता है, दोबारा आर्टरीज में ब्लॉकेज आ जाता है, तो फिर से हम लोग उसको नए केस की तरह असेस करते हैं। यानी अगर ब्लॉकेज सिग्निफिकेंट एक नहीं है तो मेडिकल मैनेजमेंट, अगर ब्लॉकेज किसी एक सिंगल आर्टरी में है, अप्रोचेबल है, तो डेफिनेटली एंजियोप्लास्टी, और अगर ज़्यादा ब्लॉकेजेस हैं जो कि एंजियोप्लास्टी से ट्रीट नहीं हो सकते, सर्जरी ही करनी है, तो रीडू सर्जरी की जाती है। आज के तारीख में जितना एडवांसमेंट सर्जरी में हो गया है, ऐसे में रीडू सर्जरी का जो रिस्क आज से 10 साल 15 साल पहले हुआ करता था, वो रिस्क अब नहीं के बराबर रहा है। तो आराम से रीडू सर्जरी की जाती है और करते हैं। अब बात करेंगे योगा यानी एक्सरसाइज, योगा या किसी भी तरह की एक्सरसाइज की, डेफिनेटली बाईपास सर्जरी करने के बाद में एक 4 हफ्ते के लिए हम पेशेंट्स को जरूर कहते हैं, रिस्ट्रिक्शंस रखते हैं। यानी इन 4 हफ्तों में हैवी वेट लिफ्टिंग, कोई भी ऐसी चीज जिससे आपके छाती के ऊपर दबाव हो, कोई भी इस तरह का योगा या कोई ऐसा आसन या कोई एक्सरसाइज या भारी वजन उठाना, ये सारी, या ड्राइविंग करना, इन सारी चीज़ों का रिस्ट्रिक्शन जरूर रखते हैं। लेकिन केवल इन चीज़ों का जिनसे आपके छाती पे दबाव आता है। चलने में आपको कोई परहेज नहीं है, आप जितना चाहे उतना चल सकते हैं। यानी आपको सर्जरी के बाद में अपनी चलने की कैपेसिटी को धीरे 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 करके बढ़ाना ही होता है। जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा बेनिफिट होगा आपको। और योगा जहाँ तक कहेंगे, योगा डेफिनेटली एक 4 to 6 वीक्स के बाद में, मैं तो ये कहूँगा बाईपास का पेशेंट एकदम अपने एज ग्रुप के, अपने सेम एज का जो भी आदमी जो काम कर सकता है, वो काम बाईपास का पेशेंट एक 4 से 6 हफ्ते के बाद कर सकता है विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन। अगर वो माउंट एवरेस्ट में जाता है, जा सकता है, तो वो भी जा सकता है। अगर वो स्कूबा डाइविंग कर सकता है तो ये पेशेंट भी स्कूबा डाइविंग कर सकता है।
अपना फैशन शो में रैंप पे वॉक करना है तो रैंप पे वॉक भी कर सकता है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ये केवल यहाँ है, माइंड में है। जी अच्छा डॉक्टर साहब, लोग कहते हैं कि महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा हार्ट अटैक होते हैं, तो कि ये कितना सही है या केवल भ्रम है? और दूसरी बात और जो एक सवाल मेरा छूट गया था वो ये कि एक बार जब बाईपास हो गया है तो जब दोबारा इसकी नौबत आती है तो आप ओपन हार्ट सर्जरी करते हैं क्या, या फिर केवल बाईपास से ही काम चल जाता है? नहीं, फिर वही बात मैंने पहले भी क्लियर किया आपको, ओपन हार्ट सर्जरी यानी जब हम हार्ट के चैम्बर के अंदर जा रहे हैं, हमको चैम्बर के अंदर तो अभी भी नहीं जाना है, तो ये एक तरीके का भाई हार्ट की बाईपास सर्जरी ही करनी है हमको। बाईपास सर्जरी अब डिपेंड करता है कि हार्ट को कितना डैमेज है। बाईपास सर्जरी कई बार ऐसे सूरत में बाईपास पंप पे भी किया जा सकता है और ऑफ पंप यानी बीटिंग हार्ट भी किया जा सकता है। और दूसरा क्वेश्चन आपका था यानी लेडीज के लिए, लेडीज देखिए ऐसा है, जब तक जितनी मेंस्ट्रुएटिंग एज तक, जब तक फीमेल्स का मेंस्ट्रुएशन होता है यानी 45-50 साल तक, यूजुअली लेडीज में हार्ट की डिजीज कम देखी गई है। एक तरीके का प्रोटेक्शन होता है, यानी जो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन कार्पस ल्यूटियम से सिक्रेट होते हैं, वो ईस्ट्रोजन एक तरीके का लेडीज में उनके ऐसा ईस्ट्रोजन की वजह से जो प्रोटेक्टिव कोलेस्ट्रॉल है उसकी मात्रा बढ़ती है, जो एलडीएल यानी जो बैड कोलेस्ट्रॉल माना जाता है उसकी मात्रा कम हो जाती है। इसके अलावा ईस्ट्रोजन हेल्प करता है बेसिकली जो आर्टरीज होती है उनको थोड़ा डायलेट कर देता है, उनको उनके बड़ा करने में मदद करता है। तो इस तरीके से सारी महिलाएं मेंस्ट्रुएटिंग एज में हार्ट डिजीज के लिए थोड़ा प्रोटेक्टेड होती हैं, लेकिन एक बार मेनोपॉज हो जाने के बाद में डेफिनेटली रिस्क ऑलमोस्ट सेम रहता है, और इनफैक्ट फीमेल्स में रिस्क ज़्यादा देखा जाता है, बिकॉज क्योंकि एक एज के बाद में देखिए बाकी रिस्क फैक्टर तो सेम रहते हैं, शुगर है, मोटापा है, तो इन सब चीज़ों में अगर कंट्रोल है तो कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, हार्ट अटैक के लक्षण अगर महसूस हो रहे हैं या ख़ास तौर पर पेन हो रहा है या किसी तरह की कोई परेशानी हो रही है, और जैसा कि अभी एक दर्शक ने पूछा भी था कि अगर अस्पताल काफ़ी दूर है तो हमें हृदयाघात न हो या उसका असर कम हो, उसके लिए हम लाइफ सेविंग क्या तरीके अपना सकते हैं या हमारे परिवार वाले क्या तरीके अपना सकते हैं? बड़ा संक्षेप में जरा हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए हार्ट अटैक, इस प्रश्न का जवाब भाई जब भी ऐसा हार्ट अटैक जैसा चीज़ हो, जो भी अपने पास जो प्रॉपर मेडिसिन है, यानी अगर हम लोग अपने पास मॉनिटरिंग रखते हैं, ब्लड प्रेशर वगैरह का मेजरमेंट रखते हैं, तो हमें इस चीज़ को डेफिनेटली मेजर करके देखते रहना चाहिए। जो सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना है किसको हार्ट अटैक होने की प्रोबेबिलिटी है। तो जो जितनी भी मैंने रिस्क कैटेगरी पहले उल्लेख की है, इन सारी रिस्क कैटेगरी वाले लोगों को अपना रेगुलर एक चेकअप करवाते रहना चाहिए। एक सिंपल कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। अपना अगर आप शुगर के पेशेंट है तो शुगर की मशीन रखिए, रेगुलर शुगर चेक करिए। बीपी के पेशेंट है तो एक रेगुलर घर में बीपी मॉनिटरिंग करते रहिए। जो इस रिस्क कैटेगरी वाले लोग हैं अपना रेगुलर चेकिंग करते रहे। डेफिनेटली बीपी की मेडिसिन आपके पास होंगी। मैं बिल्कुल ऐसा एडवाइस नहीं करूंगा कि आप एक्स्ट्रा मेडिसिन कुछ भी रखें और बगैर परामर्श के लें। लेकिन डॉक्टर साहब आपको जी, लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक अवरोध करूंगा, क्योंकि अक्सर ये कहा जाता है कि साहब सार्बिट्रेट रखिए। अब ये क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन अमूमन लोग कहते हैं यार अपने पर्स में रखे रहो। कुछ लोग चौराहों पर इसको बांटते भी हैं, तो जरा इसके बारे में, बस हमारे पास समय का बड़ा अभाव है, संक्षेप में बताएं। हाँ, सॉर्बिट्रेट वही है। देखिए अगर ब्लड प्रेशर ज्यादा हो गया है, एकदम हार्ट की आर्टरी सिकुड़ गई है, तो सॉर्बिट्रेट से एकदम से फायदा होगा, डेफिनेटली एंजाइना में रिलीफ हो जाएगा। लेकिन इस बात को प्रूफ करना एक आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल है कि वाकई प्रॉब्लम इस वजह से हो रही है। अगर आप समझते हैं आप बीपी के पेशेंट हैं और रेगुलर इस चीज की है तो ली जा सकती है। सॉर्बिट्रेट एक मुंह में डालने में कोई नुकसान नहीं है। सॉर्बिट्रेट है, एस्पिरिन है, ये सब दवाइयां हैं। जैसे आपको शक हो रहा है एस्पिरिन है, 1-2 टैबलेट एस्पिरिन की खा सकते हैं अगर आप रिस्क कैटेगरी में आ रहे हैं। जी, अब देखिए हमारा कार्यक्रम का समय तो समाप्त हो गया है और समय की बंदिश का पालन करना ही पड़ता है। तो हृदय रोग पर सभी तरह के सवालों के जवाब और जानकारी पाने, हर एपिसोड का नोटिफिकेशन पाने के लिए जुबली टीवी को आप सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को प्रेस कर दिया करें, जिससे आपको
नोटिफिकेशन प्रॉपर मिलता रहे। दर्शकों, यदि आप हमारे चिकित्सा विशेषज्ञ से संपर्क करना चाहते हैं तो हमारे ईमेल पर अपना नाम, मोबाइल नंबर और डॉक्टर का नाम लिखकर हमें आप ईमेल कर सकते हैं। नोट करें, हमारा ईमेल है jubileeposthealth@gmail.com या फिर हमारे मोबाइल नंबर 7985068165 पर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर संजीव, जुबली हेल्थ लाइव ओम दत्त के कार्यक्रम में आने के लिए। डॉक्टर संजीव कुमार खुलबे जो एक जाने माने हार्ट सर्जन हैं, उन्होंने हमारे दर्शकों को हार्ट अटैक पर जिस सरलता से महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं, निश्चित रूप से हम समझते हैं कि हमारे दर्शकों को बड़ा ही लाभदायी होगा। तो अगले सप्ताह हमारी फिर आप सबसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।